हाँ, तो आज सही बच्चे प्रेजेंट। क्लियर? तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अभी पहले चैप्टर खत्म हो जाए। चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं पता चला है आपको? हमने कल आपको याद करने के लिए दिया था, याद करने के लिए दिया था ना, कुछ शॉर्ट फॉर्म थे। शॉर्ट फॉर्म जो थे उनको याद करने के लिए दिया था मैंने कि उनको याद कर लीजिए। आप लोगों ने याद कर लिया है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा वर्डिंग हमारा हो चुका था, याद है? बिल्कुल सही, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये लोगो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का। ये दूसरा क्लास है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन का। और कल जो आप लोगों ने जाना था उसके आगे और भी जानेंगे। आप लोगों ने याद किया इसको? ये शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ये हो गया था हमारा। कौन सा हेडिंग है? यही है, शीत युद्ध के बाद। चलिए थोड़ा सा और पूछ लिया जाए आप लोगों से। बहुत ज़्यादा आप लोग पढ़ लिए हैं, घर पे सबने पढ़ाई की है ना? चलिए, अब सबसे पहले मैं पूछूंगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध बिल्कुल सही। और द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 45। तो इसमें तो मारकाट हुए, कितने लाखों लोगों की जान गई, है ना? और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो एक संगठन बना था उसको रोकने के लिए, वो कौन सा संगठन था बताओ? भूल गए? दूसरे विश्व युद्ध को वो रोक नहीं पाया था। नहीं, चलिए उसको बताऊंगा मैं। तो शीत युद्ध के बाद, अब शीत युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से 1900 पगलेट साहब 1945 से 1990 कह सकते हो आप। कंफर्म? इसमें कितने लोगों की जान गई थी? ये क्या कर रहे हो आप? क्यों? बंद करो उसको। अब कंफर्म समझ में आ गया? इसमें कितने लोग मरे थे? एक लोग भी नहीं मरे थे। याद रखिएगा इसको, शीत युद्ध था। चलिए, बदलते परिवेश। अब सिंपल सी बात है, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तो क्या परिवेश, रहने सहने का स्थान भी बदल गया। बदलते परिवेश में जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास करना लाजमी था। लाजमी, ये जो शब्द है ना, आप देख सकते हो, ये उर्दू या फारसी कह सकते हो। जिस शब्द के नीचे ये जो बिंदु है ना, ये आ जाए, ये ज़्यादातर 5-6 शब्दों के नीचे आता है हमारे का पूरे में। ये फारसी लाजमी है, बदलाव जरूरी। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसका अपवाद नहीं है, मिला जुला नहीं है। हाल ही के वर्षों में, अब देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, हाल ही के वर्षों में, हाल ही के वर्षों का मतलब क्या होता है? बीते हुए कुछ समय में, हाल ही के वर्षों में वैश्विक संस्था में सुधार की मांग करते हुए आवाजें उठी है। बहरहाल सुधारों की प्रक्रिया के बारे में कोई स्पष्ट राय और सहमति नहीं बन पाई है। इसका अर्थ क्या है कि कोई सहमति नहीं बन पाया था ठीक ठाक से, लेकिन सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे ज़्यादा सुधार की किस देश में कमी हो रही है? सुधार की कमी किस देश में अभी सबसे ज़्यादा? किन किन चीज़ों में आप बदलाव चाहते हैं भारत के अंदर? पर्यावरण एक, दूसरा सबसे मेन तो शिक्षा है। आर्थिक स्थिति आप खुद शिक्षित होकर के सुधार सकते हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो शिक्षा में सुधार करना है। अभी पता चला है सर्वे के अनुसार कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है। वहाँ पे 5000 से 7000 स्कूलों को बंद किया जाएगा, सरकारी स्कूलों को, वो हमेशा के लिए। अब वो क्यों, वो सरकार जाने,
लेकिन ये क्या है, एक आपदा के तरीके से बच्चों को ना पढ़ाने के, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। अब प्राइवेट हो जाएगा तो शिक्षा किससे सबसे ज़्यादा तो बिक रहा है, भारत में ही, आप देख ही सकते हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के बारे में भी बताऊंगा, ट्राइगो ली। पहले हम इसको पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने दो तरह बुनियादी सुधारों का मसला है, याद रखिएगा दोस्तों, दो तरह का बुनियादी मसला है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार चाहिए। अब सबसे मेन चीज है, बेटा आप बताओ संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? नहीं पता, आप बताओ बेटा। संगठन है, एक संगठन है। क्या करने के लिए बनाया गया था इसको? इस संगठन को क्या करने के लिए बनाया गया था? युद्धों को रोकने के लिए। कंफर्म? तो सबसे मेन दो मसले कौन कौन से देखिएगा दोस्तों। एक तो यह है कि संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रिया में सुधार किया जाए, कि कैसे बना हुआ है उसमें सुधार करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। कंफर्म? सबसे मेन मसला। यानी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में दो सुधारों की बात बताओ, कि दो सुधार कौन कौन से होने चाहिए। किसमें? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में। पहला सुधार क्या होना चाहिए? इसकी बनावट में। पहला सुधार किसमें होना चाहिए? कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ बना हुआ है उसमें सुधार चाहिए। और देखिएगा बनावट की और इसकी प्रक्रियाओं में सुधार किया जाए। दूसरे, इस संगठन के न्यायाधिकार, आपने देखा होगा ना, गद्दी पे बैठा हुआ रहता है ना, राजा नहीं बाबू, उसको जज बोलते हैं। न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। अब समीक्षा का मतलब क्या होता है? पड़ताल की जाए। क्या किया जाए? पड़ताल, जांच पड़ताल की जाए, समीक्षा की जाए। आगे कह रहा है लगभग सभी देश सहमत है कि दोनों ही तरह के ये सुधार जरूरी है। यानी कि दो तरह के सुधार सबसे ज्यादा जरूरी है। कौन कौन से सुधार? पहला, बनावट, बिल्कुल बात सही है, संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रिया। ओके। दूसरा किसमें है? न्यायाधिकार। क्वेश्चन लिख लोगे बिल्कुल इजीली। अगर आपसे पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में दो सुधार बताओ, क्या क्या होनी चाहिए? कंफर्म? इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, धीरे धीरे समझ समझ के आगे बढ़ना है। ओके, अभी तो बताया मैंने, जांच पड़ताल में सुधार होनी चाहिए। चलिए, लगभग सभी देश सहमत है, ये तो पता चल गया। देशों के बीच, अब एक बात बताइए, सबसे ज्यादा संघर्ष भारत का किसके साथ है? कौन से देश के साथ? रूस के साथ, अमेरिका के साथ, रूस के साथ। अब इसमें भी अलग अलग प्रक्रिया है। डेवलप यानी कि विकास के स्तर पे तो हम किससे संघर्ष कर रहे हैं? अमेरिका के साथ। लड़ाई आर्थिक इन सब चीज़ों से पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। ये सब भूल क्यों जाते हो? सबसे ज़्यादा संघर्ष हमारा जमीनी विवाद है, बॉर्डर का विवाद है। तो किससे सबसे ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं? पाकिस्तान। और ये हमारे बच्चे सोचते ही नहीं हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किन किन चीज़ों से संघर्ष कर रहे हैं हम पाकिस्तान से और किन किन चीज़ों से मैत्रीतापूर्ण है। ये हटके क्वेश्चन है। पाकिस्तान से हम मित्रतापूर्ण करना चाहते हैं, किस लिए? जमीन की जगह में लड़ाई ना हो। ओहो, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, तो पाकिस्तान के साथ हमारा संघर्ष जमीनी विवाद के लिए भी है, रिसोर्स के लिए भी है, और सबसे मेन मुद्दा है पीओके। ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम पता भी है? चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे देखिएगा, देशों के बीच में सहमति इस बात पर नहीं है कि इसके लिए दरअसल ठीक करना क्या है, कैसे करना है और कब। अब देखिए, ये जो दो मुद्दा हमने देखा, यानी कि संगठन को ठीक करना है, तो इसमें जो दो मुद्दे वो ठीक कैसे किया जाए पता ही नहीं है। कैसे उसको ठीक किया जाए वो किसी भी देश को पता नहीं है। आगे देखिए क्या कह रहा है, बनावट और प्रक्रिया में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर के है। सबसे बड़ी चीज क्या है बहस? कामकाज के, कि वो करता क्या है। आगे इससे जुड़ी हुई एक मांग यह है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5 है। अस्थायी सदस्य 5 है और अस्थायी 15 है। आगे देखिएगा,
सदस्यों की संख्या बढ़ाई है ताकि समकालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताओं की इस संगठन में बेहतर नुमाइंदगी हो सके। नुमाइंदगी का मतलब उसमें जा सके। खास तौर से एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ज़्यादातर देशों को सुरक्षा परिषद में सदस्यता देने की बात उठ रही है। अब एक नंबर का सवाल पूछा जा सकता है सवाल के तौर पे कि किन किन देशों को सुरक्षा परिषद में मांग उठ रही है जाने की। तो कौन कौन सा देश है? अब एशिया से अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका देशों इसमें जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिका और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट, अच्छा बजट क्या होता है पता है ना? इसके अतिरिक्त अमेरिका और पश्चिमी देश के संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं और इसके प्रशासन में सुधार चाहते हैं। ये सब चीज़ जहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ में किन्हीं मुद्दों को ज़्यादा प्राथमिकता देने अथवा उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में लाने का सवाल है तो कुछ देश और विशेषज्ञ, अच्छा विशेषज्ञ किसे कहते हैं? जो जानकार होते हैं उसे विशेषज्ञ कहते हैं। आप इस पे आ जाओ बाबू, आ जाओ, इधर से ही चले जाओ, आ जाओ इधर से ही। चलिए, तो विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह संगठन शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों से ज़्यादा प्रभावकारी अथवा बड़ी भूमिका निभाए। यानी सबसे मेन चीज़ किन पे बात हो रही है? शांति और सुरक्षा के ऊपर। विशेषज्ञ क्या चाहते हैं? सभी देश के अंदर क्या हो? शांति सुरक्षा मौजूद हो। कंफर्म है? इजीली आगे देखते हैं। मिशनों से प्रभावकारी अथवा बड़ी भूमिका निभाए, जबकि औरों की इच्छा है कि यह संगठन अपने को विकास तथा मानवीय भलाई के कामों यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानवाधिकार, लिंगगत न्याय और सामाजिक न्याय तक सीमित रखे। कुछ लोगों का कहना है, अब देखो कुछ देशों का कहना है कि शांति और सुरक्षा बनाए रखना चाहिए। ये चीज़ याद रखिएगा। किसमें? हर एक देशों में। ये कौन चाहता है? कुछ विशेषज्ञ चाहते हैं। कुछ विशेषज्ञ क्या चाहते हैं? इन सब चीज़ों में ये अपने आप को सीमित रखे, ज़्यादा आगे न बढ़े। तो सुधार करे तो करे क्या भाई? इसमें सुधार लाए तो लाए क्या इसमें? ये सबसे मेन मुद्दा उठ करके सामने आता है। कंफर्म? इतना क्लियर है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन में बदलाव चाहिए हमें। किन किन चीज़ों में? कुछ लोग कहते हैं कि बदलाव किन किन चीज़ों से होना चाहिए? शांति और सुरक्षा करके रखे, इतना ही काफ़ी है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ आकर के ये सब काम करें और इतने में ही सीमित रखें। अब आगे बढ़ते हैं। आइए हम दोनों ही किस्म के सुधारों पर नज़र दौड़ाएं। इस चर्चा में हम ज़्यादा जोर ढांचागत और प्रक्रियागत सुधारों पर देंगे। सबसे मेन ढांचागत और प्रक्रियागत। ढांचागत का मतलब होता है कि बनावट, उसकी बनावट कैसे है? किसकी? यूएनओ की, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की बनावट क्या है, वो काम कैसे करता है, इन दोनों पर सुधार पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। कंफर्म? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक व्यक्ति का है, नहीं एक नहीं सारे, ओहो क्या बात है। ये पूछा जाता है एक एक नंबर में। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, पहले ये देखिएगा ट्राइगो ली 1946 से लेकर के 1952 तक रहे, 6 साल। एक नंबर का सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव का नाम बताएं। कंफर्म? कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। उनका समय कार्यकाल क्या था? कंफर्म? दूसरा डेग हैमरशोल्ड 1953 से 1900 कहाँ के थे? स्वीडन के थे। बस इतना याद रखिएगा, कार्यकाल, नाम और देश, इतना याद रहेगा। ये दूसरे थे। तीसरे कौन है? यू थाट, नाम भी अजीब सा है, यू थाट। इनका कार्यकाल 61 से लेकर के 71 यानी कि 10 साल तक। कहाँ के थे ये? बर्मा यानी म्यांमार के थे। ये किसके सचिव हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। अच्छा एक बात बताइए, अभी वर्तमान में भारत के सबसे बड़े जज का नाम क्या है? इससे पहले? अच्छा एक बात बताइए, भारत के सबसे ज्यादा दिन प्रधानमंत्री बने व्यक्ति का नाम बताएं। नरेंद्र मोदी। गलत जवाब है बाबू। सबसे ज्यादा दिन जो बने हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन? ये 3 बार है हमारे प्रधानमंत्री जी का। हाँ, तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री तीसरी बार होकर के चौथी बार ही बन चुके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस बात का ख्याल रहे। और देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? हाँ,
वो वर्तमान के हैं, पहले की बात कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्यों भूल जाते हो? और कुछ कुछ गवार ऐसे हैं मीडिया के सामने आके कहते हैं कि अगर हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो हमारा देश आज तरक्की पे होता। उन बेवकूफ़ों को पता ही नहीं है, सारा वोट गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव होना आवश्यक है। चुनाव भारत में कब हुआ था? 51 और 52 में। और हमारे श्री माननीय लौह पुरुष जी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मृत्यु है वो 1950 में ही हो गई थी। तो उन गधों को बताओ कि जो व्यक्ति संसार त्याग दिए हुए वो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? कुछ कुछ ऐसे संगठन के लोग हैं जो कि अपने आप को ना इतना हद तक नीचे गिरा दिए हुए हैं, पूछिए मत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसमें से जरूर पक्का दोस्तों 2 नंबर का पूछेगा, याद रहे 2 नंबर का पूछेगा, और वो याद करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है बच्चा। सबके नाम याद करने पड़ेंगे। क्यों याद क्यों नहीं कर सकते हो? अगला देखिएगा दोस्तों, कुर्त वाल्डहीम। नाम भी कुछ अजीब अजीब से हैं दोस्तों। कुर्त वाल्डहीम 1972 से लेकर के 1981 तक ये महासचिव रहे। और कहाँ के थे ये? ऑस्ट्रेलिया के। अगले नंबर है जेवियर पेरेस द कुयार। इतना बड़ा नाम होता है कोई? यहाँ तो पिंकिया हो गया, काफी है। ए पिंकिया कहाँ है रे? ए रिंकिया, ये इतना, इसको किस नाम से पुकारा जाएगा? कुयार के नाम से। इनका कार्यकाल 1982 से बच्चा 1982 से लेके 1991 तक थे। और ये पेरू के थे। कहाँ के थे ये? पेरू के थे। ये है बुतरस घाली। वाह क्या नाम है। ये भी महासचिव रहे। बाबू इनके हाथ में इतना पावर होता है ना, किसी देश में अंदर अगर युद्ध चल रहा है ना उसको भी रोकने की क्षमता होती है एक आवाज में। मोदी जी रुकवा दिए ना वोर, रुकवा दिए वोर मोदी जी। ये ऐसे व्यक्ति हैं एक आवाज में न इधर का बंदूक इधर हिल सकता है न इधर हिल सकता है। ऐसे व्यक्ति हैं ये, महासचिव हैं ये। गलती से हिल गया, ऐसा कैसे हिल जाएगा? ऑर्डर इज ऑर्डर। आगे क्वाड 1992 से लेकर के 1996 तक ये मिस्र के थे, मिस्र देश के थे। अगले कौन है भाई? कोफी अन्नान। वाह क्या नाम। पिलाओ भाई कॉफी अन्नान जी को। कोरिया गणराज्य से थे कोफी अन्नान। कहाँ के थे? घाना के थे ये हमारे समय में, है ना। आगे 1997 से लेकर के 2006 तक ये महासचिव रहे। किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ के। अगला है बान की मून। एक हमारे यहाँ वो कहावत है, बात की खाल निकालना। बान की मून नाम भी देखिए, ये कोरिया गणराज्य के हैं, दक्षिण कोरिया के हैं। वही लोग, अरे कितने अच्छे होते हैं वहाँ के लोग भाई, इतने क्यूट क्यूट से। 2007 से 2016 तक थे। आगे देखिए, नहीं अब ये नहीं आते हैं इधर। अगला है एंटोनियो मनुएल दे ओलिवेरा गुटेरस। ये पुर्तगाल के थे, ये 2017 में बने थे। अभी वर्तमान में कौन है वो देख सकते हैं। ओके दोस्तों, सबसे आखिरी कौन थे? एंटोनियो गुटेरस। आप बोल सकते हो वो पद कार्यभार कब संभाले? 2017 में। सिर्फ गुटेरस बोल सकते हो, लेकिन एंटोनियो गुटेरस आपको बोलना पड़ेगा। कंफर्म? ये सब तो वो व्यक्ति थे जो महासचिव थे, सबसे बड़े जज के रूप में इन्होंने कार्य किया था। कंफर्म? सबसे बड़े जज का पावर समझते हो ना क्या होता है? वैसे ही पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जज था ये, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा जज थे ये लोग। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये नहीं, यह लोग अभी हैं सब। द फ्यूचर वी वांट देख सकते हैं आप। बात की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव 2015 में नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र संघ की। अब देखिए, ये पूछा जा सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ की दिल्ली में बैठक कौन सी हुई थी? तो 70वीं हुई थी वर्ग जश्न मनाने आए हुए। कब हुई थी? तो 2015 में। ओके दोस्तों, ये चीज़ याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण ये है, ये आने वाला क्वेश्चन है ये,
कि भारत के अंदर दिल्ली में जो बैठक हुई थी कौन सी वर्गगांठ बनाई गई थी? वर्गगांठ बनाई गई थी, तो देखिएगा 70वीं। उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से महासचिव आए हुए थे? तो बात की मून आए हुए थे। कहाँ आए हुए थे? दिल्ली में आए हुए थे। कंफर्म? इतना इजी से याद रहेगा? आगे चलते हैं। यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा जूम कर दूं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के तत्काल बाद सन 1945 में हुई थी। इस महायुद्ध के बाद विश्व राजनीति की जो सच्चाइयाँ थी उसी के अनुरूप इसका गठन हुआ था। क्योंकि जब युद्ध चलता है तो सबसे ज़्यादा जिस देश में युद्ध चलता है वो तो खतरे की, लेकिन हर एक देश उसका सामना करना है। क्योंकि अगर उस देश से हम भी जुड़े हुए होते हैं तो हमारा भी क्या होता है? तो शोषण होता है। क्योंकि वो चीज़ हमारे पास आ ही नहीं रही तो हमारा चीज़ महंगाई। अब देखो ना, ये हमारे लड़के को, पाकिस्तान को, वहाँ पे ऐसा होता है कि जब युद्ध कहीं से चालू होता है, टमाटर 200 रुपये किलो, आटा 500 रुपये किलो, प्रभाव इतना पड़ता है, लेकिन फिर भी समझने का नाम नहीं लेता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहूँगा, आप लोग युवा हैं, आप लोग उभरें, देश की रक्षा करें और ऐसा पानी पिलाएं पाकिस्तान को कि आकर के हमारे पास धम से गिरे, कहे कि नहीं पापा अब ज़रूरत नहीं है मुझे मारने की। आगे देखिएगा, शीत युद्ध के बाद ये सच्चाइयाँ बदल गई। 1991 से आए बदलाव में से कुछ निम्नलिखित है। कौन कौन से बदलाव आए थे देखिएगा दोस्तों, ये याद करने की सबसे। सोवियत संघ बिखर गया। सोवियत संघ में कितने देश थे? 15। कितने देशों का गुट था? सबसे बड़ा देश कौन सा था? बिल्कुल सही। ये 15 भाई आपस में लड़ाई करके बेचारे टूट गए और अमेरिका जीत गया। आगे अमेरिका सबसे ताकतवर बन गया। बिल्कुल सही। कैसे ताकतवर बना? उसने क्या किया? सभी चीजों पर, इकोनॉमिक्स पर से लेकर के सैन्य शक्ति पर से लेकर के क्या किया? कब्जा कर लिया हुआ है। आपको पता है अमेरिका कहता है मेरे से बिना पूछे कोई परमाणु बम नहीं बना सकता, इसलिए वो ताकतवर है। मैं आपको एक चीज बता दूं, आप कौन सा कलर का कपड़ा पहने हो आज वो देख सकता है, इतना पावरफुल है सैटेलाइट के द्वारा। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, समझ सकते हो आप लोग। तो चप्पल का कलर कौन सा है, किस ब्रांड का है, वो अमेरिका देख सकता है। आगे सबसे मेन तो इसका KFC है। इसको कोई हिम्मत है टस से मस करने का? नहीं अच्छा, यही वो लोग हैं जीन्स पहन के कहते हैं हम इंडियन जीन्स पहनते हैं। इंडियन जीन्स बाबू, जीन्स की उत्पत्ति अमेरिका वालों की है। जीन्स जो आप पहनते हो ना, और आपको शायद ये बात पता भी नहीं है कि जीन्स के ये छोटा सा जो पॉकेट होता है वो किस लिए बनाया गया था, बताइए? हैं? घड़ी रखने के लिए। हाँ, उस समय में। और जीन्स बना किसके लिए था? तो फौजियों के लिए बना था। आज देखो ना, जीन्स का ऐसा ऐसा वैरायटी आ गया हुआ है भाई कि पता ही नहीं चलता पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ। इतने बड़े बड़े, यहाँ से कट वहाँ से कट, साफ एकदम फैशन का डिजाइन बदल दिया हुआ है। और ख़ास तौर से तो मैं बालिकाओं की बात करूँगा। हमारे देश की बालिकाएं तो आजकल फैशन का ना मैसन मिस करके मिशन बना दिया हुआ है एकदम। जीन्स तो पहनो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, युवाओं को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब फाड़ फाड़ के पहनते हैं तो आजकल लड़के भी क्या कर रहे हैं, घर में तावा को जला करके, ब्लेड मारने से तो उघड़ जाता है, तावा को जला करके उसे जला रहा है फैशन बनाने के लिए। बताइए। और जहां मम्मी देख लेती है दे चमेट, ये क्या कर रहा था? मम्मी हम तो फैशन का जीन्स बना रहे थे। 400 का जीन्स खरीद के लाया, हो गया कितना का? 800 का। कैसे? तो फैशन वाला बन गया। चलिए आगे, ये चीज़ें में बदलाव में से क्या क्या था? सोवियत संघ बिखर गया, है ना। सोवियत संघ बिखरने के बाद हुआ यूं कि दो ही तो देश थे ताकतवर। कौन कौन से थे? एक सोवियत संघ जो कि बना हुआ था, और अमेरिका। तो बचा कौन? अमेरिका बचा। अमेरिका जब बचा तो सिंपल सी बात है वही सबसे ज़्यादा ताकतवर कहलाएगा। उसके बाद सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध कहीं ज़्यादा सहयोगात्मक हो गए। सहयोगात्मक का क्या मतलब होता है? सहयोग करने लगा। अमेरिका भी उसका सहयोग करने लगा। किसका? सोवियत संघ का नहीं, रूस का।
और रूस भी अमेरिका का, क्योंकि उसके 14 भाई छोड़ करके भाग गए थे ना। 14 वाली। हाँ, इसलिए उसको बुला के तो मिलते हैं। चीन बड़ी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत भी तेजी इस दिशा में अक्सर अग्रसर है। अब देखिए, विकास के स्तर पर देशों के नाम अगर पूछा जाएगा आप लोगों से कि विकासशील देश कौन है, विकासशील देश है, आपको कह दूं अमेरिका नहीं है, वो विकसित है। जापान, चीन, भारत, ये सब देश है जो विकास कर रहा है। विकसित है ना अमेरिका। इंडिया गेट पे जाओगे झंडा लहराओगे रे। अगला है एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रहा है। सबसे मेन होता है देश तरक्की कब करता है, जब वो क्या करता है, उसकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ता है। अर्थव्यवस्था में आपकी कमाई का रूप भी ले लेती है। उसके बाद आगे देखिएगा, अनेक नए देश है ना, अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए हैं। ये देश सोवियत संघ से आज़ाद हुए हैं अथवा पूर्वी यूरोप से भूतपूर्व साम्यवादी देश हैं। यानी कुछ देश ऐसे भी हैं जो कि आज़ाद हुए हैं, किससे, अब कह रहा है कि सोवियत संघ से। विश्व के सामने चुनौतियों की एक नई कड़ी जनसंहार गृह। अच्छा एक बात बताइए, 10वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा गृह युद्ध। हमारे टोपी वाले भाई साहब बताएंगे गृह युद्ध का अर्थ बताइएगा भाई। नहीं पता है, 12वीं में आ गए, 10वीं में पढ़े थे। कि वो सही घर की लड़ाई। घर की लड़ाई, मियाँ बीवी की लड़ाई को गृह युद्ध बोलोगे। बेटा बीवी से कभी लड़ना भी मत, बेलन से मारेगी, बेलन से। आज तक जितना भी युद्ध हुआ है पूरे विश्व में, लड़की के कारण ही हुआ है, स्त्री के कारण ही हुआ है। आपस में ही लड़ गए और ये भाई साहब अपनी बीवी से लड़ने जाएंगे। खाना नहीं मिलेगा बे, ये बकलोल को बोलिए खाना नहीं मिलेगा। तो बाबू इन सब चीज़ों से बचो, शिक्षा पे ध्यान दो। जनसंहार यानी कि मानवता पे खतरा, लोग मारे जा रहे हैं। गृह युद्ध इसका मतलब होता है एक ही देश के अंदर जब 2 कास्ट 3 कास्ट मिल करके यानी जाति आप संप्रदाय आपस में लड़ती है, उसे गृह युद्ध कहते हैं। जातीय संघर्ष हो रहा है आजकल, तो सबसे बड़ा जातीय संघर्ष हमारे यूपी में है। इटावा में देखो, ऐसी बात हो गई ना इटावा में, पूछो मत। एक कथावाचक थे जो कि ब्राह्मण समाज से नहीं थे, यादव समाज थे। उनको क्या किया गया है, मुंडी को टकला करके छील करके पंडिताइन जी का मूत्र विसर्जन करके उसको शुद्ध किया गया है, बताइए। जबकि कृष्ण जी का कथा वो कहने गए हुए थे और उनका आरोप है कि अपनी जाति छुपाए। अरे भाई समानता है, इक्वालिटी है, फिर भी आजकल हमारे देश में ये सब किनका काम होता है, ये अनएजुकेटेड अनपढ़ लोगों का काम होता है। तो आप लोग शिक्षित हो जाइए, आप लोग बस 6 चीज़ें याद रखिएगा, जिसको कहते हैं मौलिक अधिकार। जब मौलिक अधिकार आपको याद रहेगा, और 11 चीज़ें और याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य, जिस दिन आपको ये याद हो जाएगा ना, सामने वाला किस जाति का है फर्क नहीं पड़ेगा। मानवता सबसे बड़ा धर्म है, इस चीज़ को याद रखिएगा। लेकिन आजकल मेरा धर्म सबसे बड़ा, मैं इससे बड़ा, वो धर्म को चाटेगा का? ले जाने वाले वही 4 लोग हैं, ले जाने वाले वही 4 लोग हैं। ये क्यों भूल जाते हैं लोग? सही बात बोल रहे हैं। गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद। अच्छा एक बात बताइए, जब आतंकवाद का नाम सुना जाता है सबसे पहले किस देश का नाम आपके माइंड में आता है? पाकिस्तान। बड़ा गधा देश है। हमने गलती कर दिया अपने बच्चों को ना, नहीं, हमने अपने बच्चों को छूट नहीं दी। किस चीज़ की? मस्ती करने की। हम बोलते कि जाओ पाकिस्तान में मस्ती करके आओ, बच्चे जाते मस्ती करके आते, पता नहीं वहाँ पे कितने हिंदुस्तानी पैदा हो जाते। परमाणविक प्रसार परमाणविक प्रसार। जलवायु में बदलाव, पर्यावरण की हानि, हमारी महामारी मौजूद है। ये सब क्या है दोस्तों? ये देखिएगा कि बदलाव में से कुछ निम्नलिखित है। 1991 में क्या क्या चीज़ों में बदलाव आया है, देख सकते हैं आप। सबसे मेन सोवियत संघ बिखर गया, ये बदलाव हुआ। अमेरिका ताकतवर बन गया, सोवियत संघ के उतरकर ये हो गया। ये सब क्या है? बदलाव है। ये 5 नंबर में पूछा जाता है दोस्तों। 1991 के बाद क्या क्या बदलाव
आए हैं विश्व में, तो ये आप लिख सकते हो 5 नंबर में आता है। आगे ये देखिए यहाँ पे भी कुछ मौजूद है। सबसे ज़्यादा हानि तो पर्यावरण में हुई है भाई, सबसे ज़्यादा हानि तो हाँ आप ही लोगों के कारण हुआ है भाई। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, ऐसी दशा में जब शीत युद्ध का अंत शीत युद्ध का अंत हुआ, शीत युद्ध का अंत 1989 में हो रहा था, तो विश्व के सामने सवाल था कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का होना पर्याप्त है? नहीं, और भी संगठन बनाने चाहिए। जो कुछ करना जरूरी है, क्या उसे करने में संयुक्त राष्ट्र संघ सक्षम है? ये सवाल है। इसे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये भी सवाल है। संयुक्त राष्ट्र संघ बेहतर ढंग से काम कर सके, इसके लिए कौन से सुधार जरूरी है? पिछले 15 सालों से इसके सदस्य देश इन प्रश्नों के व्यवहारिक और संतोषजनक उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें बदलाव क्या करना है। अभी भी उसमें नहीं मिला है। प्रक्रियाओं और ढांचागत में सुधार सबसे मेन है। सुधार होने चाहिए, इस सवाल का व्यापक सहमति है, लेकिन सुधार कैसे किया जाए, मसला कठिन है। ये मामला बड़ा कठिन है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान का जो लड़ाई है, किसके लिए? पीओके के लिए, वो मामला बड़ा कठिन है, वैसे ही ये मामला बहुत ज्यादा कठिन है। आगे देखिएगा, इस पर सहमति कायम करना मुश्किल है। यहाँ हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सुधार पर जारी बहस की थोड़ी चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा की गई हुई है दोस्तों? सुरक्षा परिषद की सुधार पर, कि सुरक्षा परिषद में कैसे अपनी अच्छी भूमिका निभाए। देखिएगा क्या कह रहा है। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र था। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में कौन सी मुख्य 3 शिकायतें थी? कौन सी मुख्य 3 शिकायतें थी? तो ये रहे। एक बनावट ना, सुरक्षा परिषद अब राजनीति वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती है, सच्चाई को नहीं देख रही है सुरक्षा परिषद। अब वही वाली बात देखो ना, अभी 2-3 युद्ध हुए हैं देश में, उसमें सच क्या है झूठ क्या है वो सब पता होता है, लेकिन उसको न देख करके सिर्फ पैसे वाले देशों को देखा जा रहा है कि हमसे कितना क्या है। दूसरा, इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है। पश्चिमी यानी कि अमेरिका की छाप होती है, वो अमेरिका से डरता है। और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है। बिल्कुल बात सही है, दबदबा होता है चंद देशों का जो पैसे वाले हैं, ताकतवर हैं। किसके फैसले पर? संयुक्त राष्ट्र संघ के फैसलों पर। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। बिल्कुल बात सही है। अगर बराबर का प्रतिनिधित्व होता तो जो 5 सदस्य हैं उसमें तो बहुत सारे सदस्य हो सकते थे। कंफर्म है ना? आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की इन बढ़ती हुई मांगों के मद्देनजर जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने जांच शुरू करवाई कि सुधार कैसे कराएं। मिसाल के तौर पर यही कि क्या सुरक्षा परिषद के नए सदस्य चुने जाएं। अब देखिए, कोफी अन्नान जी इतने अच्छे आदमी थे कि 1997 में उन्होंने क्या किया था? सुधार किया था। किसमें सुधार करने के लिए जांच करवाया था? संयुक्त राष्ट्र संघ में, कि भाई सुधार किया क्या जाए। किसने करवाया था? कोफी अन्नान ने। कब करवाया था? 1900। बिल्कुल सही। कैसे किया जाए? मिसाल के तौर पर यही कि सुरक्षा परिषद के नए सदस्य, इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद की अस्थायी और अस्थायी सदस्यों के लिए मानदंड सुझाए गए। इनमें से कुछ निम्नलिखित है। सुझाव आए कि नए सदस्य। देखिए, बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए। आप देखिए, सुरक्षा परिषद में जो 5 सदस्य थे उनको अगर बढ़ाया जाएगा तो उसमें कौन सा देश शामिल होना चाहिए? बताओ, कौन सा देश शामिल होगा कि हमारे लायक है? अब मान लो कि मैं 12th क्लास पढ़ा रहा हूं। इस 12th क्लास में वही बच्चे आ सकते हैं ना जो 12th क्लास पढ़ने लायक हो। छठी के बच्चे को उठा करके सुरक्षा परिषद पढ़ा दो। सॉरी, क्या पढ़ा रहे हैं? समझ में के बाहर है कुछ। बेटा सुरक्षा परिषद पढ़ा रहे हैं। अच्छा, सुरक्षा परिषद, अच्छा। बाद में मिलेगा सर ये था क्या? ये तो हमारे ऊपर से गया। तो वैसे ही है, उसमें कौन सा देश शामिल होना चाहिए? किसमें? सुरक्षा परिषद में। ये कौन जांच करवा करके कहता है? कोफी अन्नान। वो कौन था उस वक्त में? महासचिव था। बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, यानी अर्थव्यवस्था में आर्थिक ताकत ज़्यादा होना चाहिए, पैसे वाला ज़्यादा होना चाहिए। बड़ी सैन्य ताकत होना चाहिए, बड़ी सेना होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देशों का योगदान ज़्यादा हो जो बजट में पैसा देता हो। आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो। आबादी के लिहाज से
इसमें सबसे नंबर 1 पे तो हमारे देश के लोग हैं, भारतीय। आबादी बढ़ाने में कोई हाथ नहीं, सबसे ज़्यादा भारतीयों का है। अच्छा, एक सवाल है, ये जीके का सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण है। वह कौन सा देश है जो जवान है? भाई, वह कौन सा देश है जो जवान है? हाँ बताओ। सवाल बड़ा इजी है। साउथ कोरिया। ओहो, उनकी आबादी पता है हमारे एक राज्य के बराबर है, तो उनको छोड़ दो। कौन सा देश है जो जवान है? बेटा, भारत ही एक ऐसा देश है जो जवान देश है। यहाँ पे युवा ज़्यादा हैं। कौन सा देश है जो बूढ़ा है? जापान। अच्छा बेटा, चीन है। चीन में युवा ज़्यादा नहीं है। आपको दिखेगा 60 साल के ऊपर ही ज़्यादातर व्यक्ति मिलेगा वहाँ पे, लेकिन बच्चे अच्छे नहीं है, बच्चे हैं, लेकिन ज़्यादातर वो वृद्ध व्यक्ति, वहाँ ज़्यादातर डेथ नहीं होता है। आगे देखिए, ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो, यह देश ऐसा हो कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। अब देखिए, इसमें सबसे मेन तो हमारा भारत है। इसके पास क्या नहीं है इन सब चीज़ों में से? अब सवाल आपका 3 नंबर का ये पूछा जाएगा दोस्तों कि अस्थायी या अस्थायी सदस्य बनने के लिए सुरक्षा परिषद ने किन किन चीज़ों की मांग की थी? तो ये चीज़ मांग है उसमें, इतना कंफर्म है? इन चीज़ों की मांग थी जो कि किसके पास सबसे अच्छा है? भारत के पास। लेकिन नहीं बनाएगा, जानता है। स्पष्ट है कि इन मानदंडों में से हर एक की कुछ न कुछ वैधता है। सरकारें अपने अपने हित और महत्वाकांक्षाओं के लिहाज से कुछ कसौटियों को फायदेमंद तो कुछ को नुकसानदेह मानती है। बिल्कुल बात सही। इनमें से कुछ को फायदेमंद माना जाता है तो कुछ को नुकसानदेह माना जाता है। भले ही कोई देश सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए इच्छुक ना हो, वह फिर भी बता सकता है कि इन कसौटियों में दिक्कत है। इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। अगर किसी के पास ज़्यादा सेना है तो दिक्कत है। कैसे दिक्कत होती है? उनकी पूर्ति करने के लिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा महंगाई होती है, क्योंकि सबको क्या देना है? सैलरी तो मिलेगी ना सबको, हथियार तो मिलेगा ना सबको। आगे देखिए, सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होनी चाहिए अथवा उसके पास कितनी बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए? कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में कितना योगदान करे कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता हासिल कर सके? आय कह रहा है कोई देश विश्व में बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा हो तो उसकी बड़ी जनसंख्या इसमें बाधक है या सहायक? सबसे बड़ी जनसंख्या बाधक है या सहायक है? बाधक का मतलब रुकावट है या सहायक है? भाइयों, एक प्रकार से बाधक होती है, रुकावटें होती है। देश तरक्की नहीं करता है। अब अगले साल पता नहीं इनमें से किन की शादी हो जाएगी। कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने घर गृहस्थी को संभालेंगे? आगे, अगर लोकतंत्र और मानवाधिकार के प्रति सम्मान की कसौटी हो तो इस मामले में बेहतरीन रिकॉर्ड वाले देशों की कतार लग जाएगी। सवाल यह है कि क्या ये देश परिषद के सदस्य के रूप में प्रभावकारी होंगे? क्या अगर मैं 6ठी या 7वीं का बच्चा ला करके उसको पढ़ाना स्टार्ट करूं तो क्या वो प्रभाव कर पाएगा, अच्छा दिखा पाएगा? नहीं ना। तो वही सवाल संयुक्त राष्ट्र संघ से पूछा जा रहा है, क्या वो प्रभावकारी होगा? तो ऐसे ही किसी देश को सम्मिलित नहीं करता है सुरक्षा परिषद अपने अंदर में, वरना ऐसे तो लाइन में लगे हुए हैं देश। सबसे पहले तो भारत रहेगा, हम हैं, हमारे पास सबसे बड़ा ताकत है, आबादी देख लो, सैनिक है, आबादी देख लो, पैसा ज़्यादा देते हैं हम, आबादी देख लो। अब देखिएगा, ये ऐसे देश हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट में सर्वाधिक योगदान करने वाले देश सबसे ज़्यादा कौन देता है? सबसे ज़्यादा चीन देता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा चीन पैसा देता है। उसके बाद नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका देता है, चीन देता है, जापान देता है, जर्मनी देता है, यूके देता है, फ्रांस देता है, ब्राज़ील, कनाडा, रूस, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, तुर्की, नीदरलैंड, इटली भी है। खाओ इटली, तुम लोग मना कर रहे हैं। ये सब देश याद करिएगा। भारत सबसे आखिरी नंबर पे, 21वें नंबर पे है। इसका अब पूछा जाएगा कि बजट में कितना योगदान है, 1 नंबर का सवाल। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। अगर पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में भारत कितना योगदान करता है, 0.8%। सबसे ज़्यादा कौन देता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे ज़्यादा लेता कौन है? क्या लेता है? टैक्स पैसा।
बेटा ये सब उसमें योगदान देते हैं, पैसे देते हैं कि हमारी सुरक्षा करो। तो किसको देते हैं वो तो उस पूरे सुरक्षा परिषद को, संगठन को। संगठन चलता कैसे है? पैसों से। और सबसे ज़्यादा कौन देता है? अमेरिका। वो किसकी बात मानेगा संगठन? बिल्कुल सही, कंफर्म। अमेरिका कमाता ही है। अब देखिएगा यहाँ पे इसके आगे सवाल यह भी है कि प्रतिनिधित्व के मसले को कैसे हल किया जाए। तो जो प्रतिनिधित्व का मसला है कैसे हल किया जाए, क्या भौगोलिक दृष्टि से बराबरी के प्रतिनिधित्व का यह अर्थ है कि एशिया, अफ्रीका, लातीनी अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र की एक एक सीट सुरक्षा परिषद में होनी चाहिए? किसके अनुसार? भौगोलिक के अनुसार। भूगोल में हम 7वें नंबर पे आते हैं ना। आगे एक प्रश्न यह भी है कि क्या महादेशों के बजाय क्षेत्र और उपक्षेत्र को प्रतिनिधित्व का अधिकार बनाया जाए? नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। प्रतिनिधित्व का मसला भूगोल के आधार पर क्यों हल किया जाए? क्यों हल किया जाए भूगोल के आधार पर? नहीं, आप इसको जिस मसले से हल करना चाहते हो वो मसला हो सकता है आर्थिक स्रोत। आगे आर्थिक विकास को आधार मानकर यह मसला क्यों नहीं हल किया जाए? ये भी पूछा जा चुका है। ये सवाल पूछा गया हुआ है कि उसमें सदस्य लेने के लिए क्या इन सब चीज़ों से जरूरी है? आगे अगर आर्थिक विकास को आधार माने तब भी कठिनाई है। विकासशील देश विकास की अलग अलग सीढ़ियों पर खड़े हैं। बिल्कुल बात सही है। पहले नंबर पे तो अमेरिका खड़ा है लेकिन वो विकसित है। अभी चीन, जापान, भारत, कोरिया ये सब तो विकासशील के सीढ़ी पे खड़े हैं। बीच में ये भी तो जा सकते हैं। आगे फिर संस्कृति का क्या करें? ओहो, वह देश बताओ, उस देश का नाम बताओ जहाँ पे सबसे ज़्यादा संस्कृति है। सबसे ज़्यादा संस्कृति किस देश में है? सच में? संस्कृति किसे कहते हैं? ये को बकलोल अलग है, ये बकलोल अलग सिक्किम बोलता है। हाँ, संस्कृतियों का शहर है वो सिक्किम, नागालैंड। लेकिन मैंने पूछा संस्कृति क्या है? कल्चर। इससे पूछा जाए बेटा कुत्ता क्या है तो कहेगा डॉग। नहीं, मैं पूछूंगा शिवम क्या है तो डॉग। बेटा संस्कृति हमारी पहचान होती है। आपकी संस्कृति क्या है? आपकी पहचान है। भारत की तो सबसे अच्छी संस्कृति मुझे पता है क्या लगता है? हाँ, प्रणाम। एक बार कर लिए पूरे दिन भर का समाप्त। दिन भर मिलते रहो, जुलते रहो, प्रणाम करने की आवश्यकता ही नहीं। एक बार सुबह अगर उठ के कर लिए प्रणाम, नमस्ते किसी बड़ों से, दिन भर तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश में देखोगे, सुबह उठोगे तो गुड मॉर्निंग, शाम को गुड इवनिंग, और रात को सोने जाओ तो गुड। ये अलग ही बकलोली है। अब भारत में तो सिर्फ एक पैर छुए लग, पाए लग, खत्म टेंशन। तो ये हमारे भारत की संस्कृति कितनी अच्छी है। आगे देखिएगा, कोई विश्व को सभ्यता या संस्कृति के आधार पर बांटकर कैसे देख सकता है जबकि किसी एक ही राष्ट्र के भीतर विभिन्न संस्कृति धारा उपलब्ध है? बिल्कुल बात सही है। एक राष्ट्र के अंदर अलग अलग संस्कृति है ना, जैसे कि भारत। यहाँ पे देखिएगा तो कोई जीन्स पैंट पहन रहा है, कोई साड़ी पहन रहा है, तो कोई कुर्ता पजामा पहन रहा है, कोई पहन ही नहीं रहा है। आजकल तो ऐसे ऐसे लोग आ चुके हैं मोबाइल पहन रहे हैं। हाँ हाँ, आप लोग समझ सकते हैं किसके बारे में कह। पूरा ब्रह्मांड लेके अपने चोली में घूम रहे हैं, घांगड़ा में लेके घूम रहे पूरा ब्रह्मांड। ऐसी ऐसी संस्कृति पनप गई है। अब क्या कह सकते हैं? आगे देखिएगा, इसी से जुड़ा एक मसला सदस्यता की प्रकृति को बदलने का था। मिसाल के तौर पर कुछ का जोर था कि 5 अस्थायी सदस्यों को दिया गया निषेधाधिकार वीटो पावर खत्म होना चाहिए। अनेक का मानना था कि निषेधाधिकार लोकतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों के बीच बराबरी की धारणा से मेल नहीं खाता। अंततः संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए उचित या प्रासंगिक नहीं है। गलत या सही नहीं है। आगे, सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ए भाई, हम कह रहे हैं कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5 हैं, और अस्थायी 10 हैं। कितने हैं? बिल्कुल सही। देखा, याद हो गया बच्चे को।
हैं? बताइए अस्थायी सदस्य में कौन कौन से देश हैं? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और रूस। बिल्कुल सही जवाब। अस्थायी याद नहीं होगा, उसको याद कर लेना बैठ के घर पे। फ़ोन चलाने से बढ़िया है गेम खेलने से। हाँ, आप बच्ची बताओ कि संस्कृतियों का जमावड़ा किस राज्य में है भारत के? देख रहे हो ऐसे ऐसे बच्चे हैं। चलिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में स्थिरता कायम करने के लिए, अब स्थिरता किम काम किया जाएगा भाई बताओ? दूसरा विश्व युद्ध हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ बना, तो स्थिरता किस चीज में लाने के लिए बना? युद्धों में। स्थिर रहेगा, रुका रहेगा, युद्ध नहीं होगा। विश्व युद्ध के बाद दुनिया में स्थिरता कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में 5 अस्थायी सदस्यों को विशेष हैसियत दी गई। 5 अस्थायी सदस्यों को मुख्य फायदा था कि सुरक्षा परिषद में उनकी सदस्यता अस्थायी होगी और उन्हें वीटो का अधिकार होगा। ये याद रखिएगा, वीटो का अधिकार 5 सदस्यों को ही है। अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। 1 नंबर का सवाल, अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 2 साल के लिए, है ना। आगे कह रहा है, और इस अवधि के बाद उनकी जगह नए सदस्यों का चयन होता है। 2 सालों की अवधि तक अस्थायी सदस्य रहने के तत्काल बाद किसी देश को फिर से इस पद के लिए नहीं चुना जाता। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन इस तरह से होता है कि विश्व के सभी महादेशों का प्रतिनिधित्व हो सके, कि सभी देश उसमें मिल सके। अभी 10 है, अब मान लो कि अभी चुनाव हुआ है 10 देशों का, तो अगली बार अगर 2 साल के बाद चुनाव होगा तो ये 10 देश उसमें नहीं आ सकते हैं। इतना कंफर्म है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं है। ये देखो कितना बड़ा नाइंसाफी है। ये समानता है? नहीं है। उनको वीटो का अधिकार किनको नहीं है? उन 10 देशों को। बिल्कुल बात सही है। सुरक्षा परिषद में फैसला मतदान के जरिए होता है। 1 नंबर का सवाल, सुरक्षा परिषद में फैसला किसके जरिए होता है? किसके जरिए? बिल्कुल। आगे, हर सदस्य को 1 वोट का अधिकार होता है। बहरहाल अस्थायी सदस्यों में से कोई एक अपने निषेध वीटो का प्रयोग कर सकता है और इस वजह से वह किसी फैसलों को रोक सकता है। अगर कोई फैसला लिया जा रहा है तो अस्थायी सदस्य रोकने की ताकत है, और अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5 है। वो किसी भी फैसले को रोक सकता है वीटो पावर लगा करके। नहीं, हम ये नहीं मानेंगे। सिंपल सी बात है, वो बात लागू ही नहीं होगी। जैसे कि उदाहरण, हमारे भारत देश की उदाहरण लेकर के देखता हूँ। कोई विधेयक, बिल ले जा करके हमने पास करवाने की कोशिश की संसद में। ओके, पास करवाने की जब कोशिश की तो सबने तो राजी है। अब भाई हुआ यूं है कि राष्ट्रपति साइन नहीं कर रहा है, उसके पास भी वीटो का पावर है। दोस्तों, हमारे भारत के अंदर वीटो का पावर किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। किसी को अगर फांसी की सजा हो जाती है तो माफ करने की शक्ति किसके पास है? वो कौन सा शक्ति लगाता है? वीटो पावर लगाता है। और आपातकाल भी लगा सकता है। आपातकाल उसके कहने पे प्रधानमंत्री आह्वान करता है। चलिए, हाँ, लागू वही करवाता है। आगे, सदस्यों और सभी अस्थायी सदस्यों ने उस फैसले के पक्ष में मतदान किया हो, चाहे कोई सा ही फैसला हुआ हो। अगर एक सदस्य ने क्या कर दिया, वीटो पार करके निषेध कर दे दिया, तो वो लागू नहीं होगा। निषेधाधिकार, ये देखिए, मना करना। निषेधाधिकार का मतलब, निषेधाधिकार का मतलब बेटा, किस चीज को मना कर सकते हो आप? किस चीज को आप मना कर सकते हो? कोई सा भी अगर कानून बन रहा हो, कोई सा भी बात हो रहा हो, तो मना किया जा सकता है वीटो पावर लगा करके। लेकिन क्या अस्थायी सदस्य इसको मना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वीटो पावर है ही नहीं। 2 साल के लिए मेहमान आएंगे, चले। बिल्कुल बात सही। निषेधाधिकार को समाप्त करने की मुहिम तो चली है, लेकिन इस बात की समझ बनी है कि अस्थायी सदस्य ऐसे सुधार के लिए शायद ही राजी होंगे। शीत युद्ध भले ही समाप्त हो गया हो, शीत युद्ध का समाप्ति, बर्लिन की दीवार, सब पढ़ेंगे ना, हो गया हो, लेकिन संभव है कि विश्व अभी इतने आमूल चूल बदलाव के, यानी थोड़े बहुत बदलाव के लिए तैयार ना हो, इतने ज़्यादा बदलाव के तैयार ना हो। इस बात का खतरा है कि वीटो ना हो तो सन 1945 के समान इस ताकतवर देशों की दिलचस्पी संयुक्त राष्ट्र संघ में ना रहे। जो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ है, वीटो पावर के साथ है, वो उसके साथ रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास क्या है? पावर है वीटो का। आगे,
इससे बाहर रहकर वे अपनी रुचि के अनुसार काम करें और उनके जुड़ाव अथवा समर्थन के अभाव में यह संगठन प्रभावकारी न रह जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के न्याय अधिकार। अब ये जो हेडिंग है संयुक्त राष्ट्र संघ के न्याय अधिकार, क्या है ये? न्याय दिलाने का अधिकार। हाँ, आपको हम न्याय दिलाएंगे। बाल कटवा के आइएगा टकला होकर के, हम आपको न्याय दिलवाएंगे भाई। आपके साथ भी न्याय किया जाएगा। आप अभी तो कल हम इस पर चर्चा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का न्याय अधिकार क्या है। और दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना जरूर, और वीडियो जा रही है इसको ज़रा गौर से देखना, आपके लिए फ़ायदेमंद है। और जितने भी सहपाठी हैं उनको बताएं कि हमारी लाइव क्लासेस चलती है, इसमें आप जुड़ें। हमारा यूट्यूब का चैनल का नाम है स्मार्ट स्टडी विथ ईपी। इससे जुड़ने के लिए आप जितने भी दोस्त हैं सहयोग करें, जिससे बहुत सारे बच्चों को चैप्टर के बारे में पता नहीं होता और चल देते हैं पेपर देने, उनको फ़ायदा होगा। जिन बच्चों को सहमत नहीं है कि हाँ आकर के पढ़ सके, वो अपने घर पे भी, आजकल तो हर किसी के पास फ़ोन है, हर किसी के पास फ़ोन है, वो यूट्यूब चला करके अपना देख सकते हैं।